Good morning, everyone. Today we are going to discuss another lecture, which again is a very interesting lecture, and it pertains to central bank digital currency. In short, we call it SCBDC. आज हम लोग जो लेक्चर लेने जा रहे हैं वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका टाइटल हमने दिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। शॉर्ट में हम CBDC कहते हैं। इस टॉपिक को हमने इसलिए लिया क्योंकि यूनियन बजट 22-23 जो 2022-23 का था, उस पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि जो रिजर्व बैंक है वो इस वित्त वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में अपना डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। और यहाँ मैंने थोड़ा उसका शेप भी दिया हुआ डिजिटल करेंसी का, और लिखा भी है इंडिया डिजिटल रुपी। शेप डिफरेंट भी हो सकता है, ये केवल कल्पना की उड़ानें हैं, और उन कल्पना की उड़ानों में जो मुझे ठीक लगा मैंने उसको यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। तो ये सेकंड टॉपिक है इंडियाज डिजिटल रुपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, शॉर्ट में CBDC कहते हैं। आइए देखते हैं कि CBDC क्यों हमने टॉपिक लिया। यहाँ पे न्यूज़ मेकर्स कि क्यों हमने लिया, और न्यूज़ मेकर्स में हमने लिखा CBDC जम्प्ड ऑन क्रिप्टो हाइप, कि जो क्रिप्टो करेंसीज में मैंने पिछला लेक्चर लिया था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसको देखिएगा, और उसी की कंटिन्यूटी में ये लेक्चर है कि CBDC जम्प्ड ऑन क्रिप्टो हाइप की जो क्रिप्टो करेंसीज है उसकी पब्लिसिटी, उसका प्रचार प्रसार और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि जो तमाम कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, वो ये सोच रहे हैं क्या अपनी डिजिटल करेंसी हम लॉन्च करें या ना करें। यूनियन बजट 22-23 में इसीलिए इस क्रिप्टो करेंसी की हाइप की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से, पब्लिसिटी की वजह से RBI ने ये फैसला लिया कि गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि RBI टू ओ इट्स ओन डिजिटल करेंसी, कि RBI अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करेगा, तो मार्च 2023 तक हम इंतजार कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि CBDC को लेके तमाम ट्रैकर बन गए हैं। एटलांटिक ट्रैकर है, यूरो ट्रैकर है। तो दिसंबर 2021 तक का जो एटलांटिक ट्रैकर का डाटा है वो यहाँ दिया हुआ, 90 कंट्रीज का ट्रैकर उन्होंने ट्रैक किया हुआ है। 43% इसमें से जो कंट्रीज हैं वो अभी एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च स्टेज पर है डिजिटल करेंसी के। 17% इन 90 देशों में डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, जो करेंसी के डेवलपमेंट स्टेज पे पहुंच गए हैं। 16% ने अपना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, यानी डेवलप करके दे हैव स्टार्टेड द पायलट प्रोजेक्ट, कि कुछ सेलेक्टेड एरियाज में वो इसको लॉन्च कर रहे हैं। और 14% अदर्स कैटेगरी में हैं, कि कुछ ने डेवलप किया वो वापस ट्रैक बैक कर गए हैं, यूज़ नहीं कर रहे। कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे भी नहीं हैं। तो ये 14% देश हैं ऐसे जो इस कैटेगरी में हैं, और 10% देश जैसे हैं, यानी 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी करेंसी CBDC लॉन्च कर दी, ऑफिशियली लॉन्च कर दी है। और जिन कंट्रीज ने अपनी करेंसी लॉन्च की है, आइए जरा देखें कौन से देश हैं। द बहामास, इनका सैंड डॉलर है करेंसी का नाम। छोटा देश है, और कुछ मजबूरी भी रही कि कई बार नेचुरल कैलामिटी की वजह से वहाँ सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया, करेंसी लॉस बहुत हुआ, और इसलिए शायद उन्होंने अपना सैंड डॉलर CBDC फॉर्म में उन्होंने लॉन्च कर दिया है। नाइजीरिया दूसरा देश है, ई नायरा उनकी करेंसी है डिजिटल फॉर्म में। 8 देश जो हैं वो ईस्टर्न कैरेबियन करेंसी यूनियन के पार्ट हैं, ईस्टर्न कैरेबियन करेंसी यूनियन। और 8 में से 7, एंगोला को अगर हम छोड़ दें तो 7 देश हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है,
डी कैश उस करेंसी का नाम है, यहाँ दिया हुआ है। और ये 7 देश के नाम यहाँ लिख दिए हैं मैंने: एंटीगुआ एंड बारबुडा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, मॉन्टसेरेट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। इंडिया लास्ट में लिखा टू लॉन्च इट्स ओन डिजिटल रुपी बाय मार्च 2023 और अर्लियर। तो 9 देश कुल मिला के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी ऑफिशियली लॉन्च कर दी है। भारत 2023 तक या उससे पहले, मार्च 2023 तक या उससे पहले अपनी डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी लॉन्च कर देगा। अब आइए, ये तो न्यूज़ मेकर्स हैं जो जिनकी न्यूज़ आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम शुरू कर रहे हैं इसका कि आखिर हम डेफिनेशन पे जाना चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी की क्या परिभाषा हो सकती है। तो उस परिभाषा को देने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहते हैं कि पेपर करेंसी क्या है। पेपर करेंसी यहाँ लिखा है एक टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है, इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट विच हार्डली हैज एनी इंट्रिंसिक, उसकी इंट्रिंसिक वर्थ कुछ नहीं है। डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंट्रिंसिक वर्थ कुछ नहीं है कि उसके बदले में सोना मिल जाए, कुछ मिल जाए। बट इट्स होल्डर, जो उसका होल्डर है, जिसके पास वो करेंसी है, इज इंटाइटल्ड ऑफ अ लीगल राइट और गारंटी टू एक्सचेंज विद गुड्स वर्थ द वैल्यू ऑफ करेंसी। यानी अगर 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए के बराबर वो सामान खरीद सकता है। उसके पास एक लीगल राइट है बिकॉज इट इज होल्डिंग द करेंसी ऑफ ₹10 और उसके बदले में वो 10 रुपए के बराबर का सामान ले सकता है। ये जो लीगल गारंटी है, जिसे हम लीगल टेंडर इसलिए कह रहे हैं, ये कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता, प्राइवेट पार्टी नहीं प्रोवाइड कर सकती, ये केवल गवर्नमेंट या सोवरेन, और गवर्नमेंट उस देश की प्रोवाइड कर सकती है। इसी बैकग्राउंड में हमने यह करेंसी को डिफाइन किया हुआ है कि करेंसी इज डिफाइंड एज लीगल टेंडर हुज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशुएंस, जिसका एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशुएंस जो है वो सरकार के पास या उस देश के केंद्रीय बैंक के पास होता है, क्योंकि वो लीगल राइट कोई और नहीं दे सकता, केवल गवर्नमेंट दे सकती है, और उसके बिहाफ पे रिजर्व बैंक करेंसी छाप सकता है। यहां पे लिखा है इट इज दस ए लायबिलिटी फॉर द इशूइंग सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, उसके लिए ये लायबिलिटी है, एंड एन एसेट फॉर द पब्लिक होल्डिंग, और पब्लिक के लिए वो एसेट है क्योंकि उसके बदले में वो सामान खरीद सकती है। लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि जब भी कोई डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सारे ने बैंक को लौटा दिया और बैंक ने रिजर्व बैंक को दे दिया, तो उनके लिए लायबिलिटी है, वो तो उन्हें वापस ले ही लेंगे। अगर किसी स्टेज पे कोई ऐसी परिस्थिति आती है डिमोनेटाइजेशन, तो दे हैव टू टेक बैक एज एंटायर करेंसी। यहां पे लास्ट में लिखा फॉर्म ऑफ द करेंसी डज नॉट मैटर। फॉर्म करेंसी का मैटर नहीं करता, फॉर्म तो ओवर टाइम चेंज करता रहता है। यहां पे लिखा है कि पहले मेटेलिक करेंसी थी, गोल्ड स्टैंडर्ड था, फिर कन्वर्टिबल पेपर करेंसी हुआ कि हम उसे कन्वर्ट कर सकते गोल्ड में या सिल्वर में, और अब इन कन्वर्टिबल पेपर करेंसी सिस्टम पे हम चले गए, और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके हिसाब से हम डिजिटल मनी की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। और यहां सेकंड पैरा में दिया हुआ सिंस फॉर्म ऑफ द करेंसी डज नॉट मैटर, क्योंकि फॉर्म मैटर नहीं करता, इसलिए सीबीडीसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां डिफाइंड है सीबीडीसी कि सीबीडीसी 2 इज अ लीगल टेंडर, वो भी एक लीगल टेंडर है, इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म। वो डिजिटल फॉर्म में सेंट्रल बैंक इशू कर सकता है, दैट कैन बी एक्सचेंज 1 to 1 बाय द फिएट करेंसी। उसको हम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फिएट करेंसी या पेपर करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो CBDC 2 इज अ लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म, उसका फॉर्म डिजिटल होगा, दैट कैन बी एक्सचेंज 1 to 1 बाय द फिएट करेंसी, उसे 1 to 1 हम फिएट करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आइए यहां चलते टाइप्स ऑफ CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के टाइप्स या प्रकार क्या हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CBDC, दो तरह का CBDC है, होलसेल CBDC एंड रिटेल CBDC। होलसेल CBDC जो है वो इट पर्टेन्स टू इंटर बैंक ट्रांसफर्स,
कि जो इंटर बैंक ट्रांसफर्स होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं इंटर बैंक, उसके लिए वो इस्तेमाल की जाती है केवल एक बैंक से दूसरे बैंक में जो लेन देन होती है, या यहाँ पे कमर्शियल बैंक भी हो सकता है और पेमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं। तो इट पर्टेन्स टू, यहाँ लिखा होलसेल सीबीडीसी, क्या इट पर्टेन्स टू सेटलमेंट ऑफ पेमेंट बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, पेमेंट बैंक हो सकते हैं, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, लाइक इंटर बैंक ट्रांसफर्स, इंटर बैंक ट्रांसफर मैंने एग्जांपल दिया, और सेटलमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर, या किसी और टाइप ऑफ ट्रांसफर का सेटलमेंट होना है, पेमेंट बैंक टू कमर्शियल बैंक्स या एनबीएफसी टू कमर्शियल बैंक, तो उस पर्पस के लिए होलसेल सीबीडीसी इस्तेमाल होती है। इसमें जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं है। इट कुड ऑल्सो इनकम्पास डिजिटल एसेट्स और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। इसमें हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अगर डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल एसेट्स के फॉर्म में, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन रिजर्व बैंक को या सेंट्रल बैंक को लेना है या गवर्नमेंट को लेना है। लेकिन होलसेल सीबीडीसी जो वर्ल्ड ओवर है वो फिलहाल इंटर बैंक ट्रांसफर्स के लिए है, या ट्रांसफर्स बिटवीन अदर टाइप ऑफ बैंक्स, अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स और अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो वो होलसेल सीबीडीसी कहलाता है। रिटेल सीबीडीसी जो जनरल पब्लिक इस्तेमाल करती है खरीदारी के लिए या स्टोर पर्पस के लिए, यहाँ लिखा है डिजिटल मनी विच इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक इन देयर वॉलेट्स, क्योंकि जब डिजिटल मनी इशू होगा तो आपका वॉलेट क्रिएट कर दिया जाएगा, उसको हो सकता है आधार कार्ड से लिंक करें, पैन नंबर से लिंक करें। तो डिजिटल मनी विच इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक इन देयर वॉलेट्स, उनके वॉलेट में वो रहेगा, फॉर ट्रांजैक्शन और स्टोर पर्पसेज, वो उसमें रख भी सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट रिटेल सीबीडीसी, वो रिटेल सीबीडीसी कॉन्स्टिट्यूट करता। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक का रोल है कि जनरल पब्लिक उसको ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकती है या टाइम बीइंग के लिए स्टोर पर्पस के लिए यूज कर सकती है। और रिटेल सीबीडीसी का जो फायदा है कि इट मॉडिफाइज टू टियर मॉनेटरी सिस्टम, कि जो दो टियर मॉनेटरी सिस्टम है जहाँ पे आप पहले चेक इशू करते हैं, वो चेक फिर क्लियरिंग हाउस जाता है और वहाँ आपस में बैंक में ट्रांसफर होता है। तो ये जो टू टियर प्रोसेस है, चेक इशू करना और फिर बैंक सेटलमेंट होना, इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि डिजिटल मनी के बाद आने के बाद एक बार पेमेंट हो गया तो फाइनल सेटलमेंट हो गया वहीं पे। तो वो रिटेल सीबीडीसी है जब जनरल पब्लिक उसको इस्तेमाल करती है फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस और फॉर कीपिंग इट इन देयर वॉलेट्स। अब आइए देखें नीड फॉर सीबीडीसी कि सीबीडीसी की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। पहला उसमें कारण दिया हुआ मिनिमाइज प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ कैश, कि जो कैश का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रिंटिंग है, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, क्योंकि लागत बहुत है प्रिंटिंग रुपी में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में पूरा इशू डिपार्टमेंट आरबीआई का लगता है, और उसको स्टोर करने में, चेस्ट वगैरह बनाने में, बहुत करेंसी चेस्ट बनाने में पैसा लगता है, हिफाजत करनी पड़ती है। यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट अपटिक इन डिजिटल पेमेंट, कि डिजिटल पेमेंट भारत में बढ़ा है। 2010 में 100% कैश पेमेंट था, अब 2021 में यहाँ लिखा है कि इंडिया इज स्टिल कैश बेस्ड इकोनॉमी, 89% ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, अभी भी 89% जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं बाय वॉल्यूम वो कैश के माध्यम से हैं। ये मैकेंजी रिपोर्ट है 2020 की, वहां से ये डेटा लिया गया है कि डिजिटल पेमेंट तो बढ़े हैं, लेकिन अभी भी 89% ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम इन्वॉल्व कैश यूसेज, एज पर मैकेंजी रिपोर्ट, ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट 2020। इसलिए भारत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कैश यूसेज, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है कैश यूसेज में, उसको कम करना है, तो वी हैव टू मूव टुवर्ड द डिजिटल करेंसी। दूसरा है ड्विंडलिंग कैश यूसेज ग्लोबली। ग्लोबल पैटर्न क्या है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा उससे अलग नहीं रह सकता।
तो ग्लोबली अगर आप देखें तो कैश ट्रांजैक्शंस इन मेनी कंट्रीज आर लेस देन 50%, कि बहुत से देशों में जो कैश ट्रांजैक्शंस है वो 50% से कम है। जैसे चाइना में आप देखिए 46% है कैश यूसेज। इसी तरह से और देशों की स्थिति है, वहां 50% से काफी कम है कैश यूसेज। तो हेंस देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू कैश, और वो ऑल्टरनेटिव है डिजिटल करेंसी। वो उसका एक सब्सटीट्यूट के रूप में देखा जा रहा है। नीड फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट डिसअपियर्स एज पेमेंट इन डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी आर फाइनल। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि जो इंटरबैंक सेटलमेंट है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, कि चेक इशू किया, फिर क्लियरिंग हाउस गया, फिर ट्रांसफर हुआ। डिजिटल फॉर्म में हमने आपको बताया जो पेमेंट्स है वो फाइनल है। इट रिड्यूसेस टाइम एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोथ। डिजिटल कैश के आने से, डिजिटल करेंसी के आने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम कॉस्ट दोनों खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि सेटलमेंट फाइनल हो जाएगा, आप वॉलेट से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते, किसी इंटरमीडिएरी या पेमेंट गेटवे की भी जरूरत नहीं है। चौथा जो कारण है, मनी एंड ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इट्स यूज हैव इवॉल्व्ड पैरेलल टू अवेलेबल टेक्नोलॉजी। कि जो पैसा है और पैसे से संबंधित जो भी लेन देन है वो समय के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उस पर निर्भर करता रहा। यहां पे एक जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है कि 24 घंटे के अंदर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, विद इन फ्यू आवर्स आरटीजीएस आप कर सकते हैं, यहां से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और कंफर्मेशन आ सकता है, फौरन सामान ले सकते हैं। इट विल टेक फ्यू आवर्स। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी नहीं हुई आरटीजीएस की। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी या डीएलटी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जिसके आधार पर क्रिप्टो करेंसीज बनी हैं। क्योंकि दोनों के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच में और फॉर्म ऑफ करेंसी के बीच में, या ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म जो इवॉल्व हुआ है जिसमें करेंसी के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उनमें एक पैरेलल रिलेशनशिप है कि वो करेंसी के साथ साथ डेवलप हुए हैं। क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी हमने कहा वो डीएलटी है या ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को दरकिनार करके पुराने ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म पे नहीं रह सकते। तो यू हैव टू ट्रेंड दैट ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म, और उसका एक ही तरीका है कि अगर हमें चेंज करना है तो वी हैव टू गो फॉर डिजिटल और वर्चुअल करेंसी। क्योंकि कई जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, अमेजॉन हैं या कुछ और प्लेयर्स हैं, वो ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर रहे हैं, जो कि हम उसे डिफेक्टो लीगल टेंडर कह चुके हैं। और यहां पे लास्ट में कि डिजिटल करेंसी तो 2008-9 की क्राइसिस के बाद डेवलप हुई, जो वर्चुअल करेंसी है। 2014 से वर्ल्ड ओवर में सीबीडीसी कैसे इशू किया जाए उस पर काम चल रहा है, और पिछले कुछ महीनों में इसके पेस वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा पकड़ ली है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज का यूज बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तमाम देश पीछे छूट जाएं। उन्होंने भी अब फॉर्म ऑफ करेंसी को चेंज करना शुरू कर दिया है। मैंने यहाँ लिखा है कि 9 कंट्रीज हैव ऑलरेडी इशूड देयर डिजिटल करेंसी, उनके नाम भी आपको पहले दिए हैं। सबसे पहला था बहामास था, फिर नाइजीरिया है, और उसके बाद और जो ईस्टर्न कैरेबियन करेंसी यूनियन के पार्ट हैं 7 देश हैं, तो 8, लेकिन 7 एंगुला को छोड़ दीजिए तो बाकी 7 ने इशू कर दिया। नाउ इट इज टाइम फॉर अदर्स टू फॉलो। अब बाकियों के लिए यह समय है कि वो फॉलो करें, और इसीलिए इंडिया ने यह कहा है कि मार्च 2023 तक वो भी अपनी करेंसी ले आएंगे डिजिटल फॉर्म में। 5वां पॉइंट यहां दिया है कि न्यू टेक्नोलॉजी इज अ नेचुरल कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो एक कैटलिस्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आप उस टेक्नोलॉजी को अपने आप से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के आने से कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और जो शुम्पिटर ने कहा कि इस कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के बदलने से डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि जो ग्रोथ है इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सुनिएगा गौर से, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं और नई चीजें आती हैं, और नई चीजों में जब इन्वेस्टमेंट होगा
तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। वो वही चीज लिखा है कि न्यू टेक्नोलॉजी इज अ नेचुरल कैटालिस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करती है। अगर आप अडोप्ट नहीं करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप बहुत पीछे छूट जाएंगे तरक्की में। तो टेक्निकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कैन नॉट बी सेट असाइड, उसे आप अलग नहीं कर सकते। सिंस इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आउटकम है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे करके स्मार्टफोन पॉपुलर हो गए, स्मार्ट वॉचेज आ गई, वॉच के अंदर फोन। कई स्कूलों में मोबाइल फोन रखवा दिया जाता है, पता चला बच्चा घड़ी पहन चला गया, वो मोबाइल की तरह काम कर रही। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव, जैसे पुरानी चीजें पीछे छूट जाएंगी। और आप कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को बदलेंगे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये शुम्पिटर ने कहा था, बहुत बड़ी चीज है। कीन्स का कहना था कि एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से डिमांड बढ़ती है, लेकिन शुम्पिटर उनसे आगे निकल गए कि यू हैव टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नई टेक्नोलॉजी आने से नई चीजों बनाने में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंपोजिशन शिफ्ट हो रहा है, पुराने टाइपराइटर से खत्म हो गए, नई टाइपराइटर आए, इलेक्ट्रॉनिक वो भी खत्म हो गए, अब कंप्यूटर एज का जमाना है, और कंप्यूटर एज में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप बोलिए वहां टाइप होता चला जा रहा, इंग्लिश से आप हिंदी में कर लीजिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन दैट प्रोपेल्स इकोनॉमी टू ग्रो थ्रू चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये शुम्पिटर की थ्योरी थी, जो आज आपको कितनी सटीक लग रही है, उस समय नहीं समझ में आता था कि ये कहना क्या चाहते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड ओवर है मार्केट्स, वो इंटीग्रेटेड है, और उनके मध्य अगर हमें क्लोज एफिनिटी रखनी है ताकि हम बिजनेस को और ट्रेड को प्रमोट कर सकें, तो अथॉरिटीज मस्ट प्रोवाइड एन अपडेटेड ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म। तो ये अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, सरकार की और रिजर्व बैंक की, कि वो अपडेटेड ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म को इस्तेमाल करें, प्रोवाइड करें पब्लिक को। और न्यू टेक्नोलॉजी दस एक्ट एज अ नेचुरल कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे ट्रेड प्रमोट होगा, बिजनेस प्रमोट होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी। तो यू कैन नॉट सेट असाइड एंड इग्नोर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि हम उसे बैन लगा के रोक पाए, ये नहीं है। टेक्नोलॉजी तो ऐसी है जो पेनिट्रेट कर जाती है। क्या यूक्रेन की फोर्सेस रशिया को रोक पा रही हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा है कि आप उसके आगे टिक नहीं सकते। अब ये 6 पॉइंट देखिए कि वाई देयर इज अ नीड फॉर इशूइंग डिजिटल करेंसी। ग्रोइंग नंबर ऑफ इनोवेटिव डेवलपमेंट्स, कि इनोवेटिव डेवलपमेंट्स इतने फास्ट हैं, नेसेसिटेटेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस देयर ओन डिजिटल करेंसी, कि वो नेसेसिटेट कर रहे हैं सरकार को कि आप डिजिटल करेंसी यूज कीजिए। और वो इनोवेटिव डेवलपमेंट्स क्या है, ये देख तरह से। पहला है जो वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी जो डेवलप हुई, बिटकॉइन, और उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा बहुत सी एक्टिविटीज में। सबसे पहले तो जो इलीगल एक्टिविटीज थी हमने आपको बताया, वहां इस्तेमाल हुआ उसका, और धीरे धीरे अब तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी इसका यूज कर रही हैं टू प्रोवाइड गुड्स टू द पीपल। आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि बिटकॉइन के अलावा जो स्टेबल कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ है, वो दोनों तरह का काम कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी और स्टोर ऑफ वैल्यू का भी। बिटकॉइन, ईथर, ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं धीरे धीरे करके। स्टोर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं धीरे धीरे करके। जो स्टेबल कॉइन्स हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू स्टेबल रहती है, क्योंकि उनके पास डॉलर की बैकिंग है, दे आर बीइंग बैक्ड बाय द डॉलर। लेकिन एक कंट्रीज क्यों इसको लॉन्च करना चाहते हैं कि अगर वो डॉलर को होल्ड कर ले गए तो लिक्विडिटी फ्रैगमेंट हो जाएगी, एक इम्बैलेंस वर्ल्ड में हो जाएगा। तो उस इम्बैलेंस को अगर रोकना है तो वी हैव टू इशू अवर ओन डिजिटल करेंसी। इम्प्रोवाइजेशन, हालांकि
डिजिटल करेंसी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है वर्चुअल करेंसी का। वर्चुअल करेंसी तो फिर भी रहेगी, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। जो वर्चुअल करेंसी है वो हाईली वोलाटाइल है। स्टेबल कॉइन्स उतने वोलाटाइल नहीं है, लेकिन बाकी जो कॉइन्स हैं वो वोलाटाइल है। वो स्पेकुलेटिव पर्पज है उसका रोल, और इसका रोल जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करता है डिजिटल करेंसी। और लास्ट है इम्प्रोवाइजेशन इन टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड सेस, कि अब जो पहले कंसेप्ट ये था कि बहुत बिजली खर्च करेगी, अब नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेस एनर्जी रिक्वायर करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम बिजली खर्च करेगी, लेकिन पहले के मुकाबले तो काफी कम है। और इसमें 6 फीचर्स हैं। 6 फीचर्स का मतलब हमने आपको पहले बताया था कि स्केलेबिलिटी, पहला है स्केलेबिलिटी का, कि लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस को ये प्रोसेस कर सकती है। इंटरऑपरेबिलिटी, कि इंटरऑपरेबिलिटी है कि इसको आप, मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास खाली डेबिट कार्ड है तो वो डेबिट कार्ड की तरह यूज होगा, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की तरह यूज होगा। लेकिन नई टेक्नोलॉजी इंटरऑपरेबिलिटी है कि आप उसे एक प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी है कि उसमें जो गवर्नमेंट चाहती है नए फीचर्स ऐड करना, सिक्योरिटी वगैरह, वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये इम्प्रोवाइजेशन है जिसकी वजह से अब जरूरत महसूस हो रही है कि लोग सीबीडीसी इस्तेमाल करें या कंट्रीज इशू करें, सॉरी। अब चैलेंजेस क्या है सीबीडीसी के? 5th पॉइंट है, नया पॉइंट है। अब नीट के बाद हम चैलेंजेस पर जा रहे हैं। पहला चैलेंज है, चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा ये जो चैलेंजेस देख के ही यूएसए या यूके या कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जिन्होंने डिजिटल करेंसी पे जाके वापस लौट आए। ये चैलेंजेस ऐसे हैं जो बैंकिंग सिस्टम के लिए थ्रेट है। पहला चैलेंज देखते हैं, सीबीडीसी कुछ कंस्ट्रेंट क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। ये जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है उसको कर्व कर सकते हैं, उसको डिमिनिश कर सकते हैं, क्योंकि सीबीडीसी इज रिगार्डेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक डिपॉजिट। ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो ऑल्टरनेटिव है बैंक डिपॉजिट का। एंड इफ ओवर टाइम देयर इज सिग्निफिकेंट शिफ्ट अवे फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, अगर लोग बैंक डिपॉजिट से हट के डिजिटल करेंसी में अपना पैसा वॉलेट में रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो क्रेडिट ट्रेडिंग कैपेसिटी, एक्सेस रिजर्व्स कम हो जाएंगे और क्रेडिट ट्रेडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स कम हो जाएगी। कितना बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, सीबीडीसी कुड ऑगमेंट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है ये देखें, कि एज बैंक लूज सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन डिपॉजिट, कि जो ट्रांजैक्शन लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स हैं, वो चाहे डिमांड डिपॉजिट हो या करंट अकाउंट डिपॉजिट हो, इंटरेस्ट मार्जिन वुड कम अंडर स्ट्रेस, और इससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी। तो बैंक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नॉन बैंक्स के लिए और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ इज डिस्टर्ब्ड, कि बैंक्स अभी जो है थोड़ा हिस्सा कैश के रूप में अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि लगभग ऑन एन एवरेज कितना कैश विड्रॉ होगा। लेकिन सीबीडीसी के आने से अगर ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़ते हैं डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल करेंसी के फॉर्म में, तो वो जो एक ऑप्टिमल बैलेंस है लिक्विडिटी वो डिस्टर्ब होगा। या लिखा, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लार्जर लिक्विडिटी लेवल्स एज ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ सीबीडीसी बिकम्स पॉपुलर। लोग एकदम से पैसा निकाल लेंगे, और लार्जर लिक्विडिटी लेवल टेंड टू डिमिनिश रिटर्न्स फॉर बैंक। और अगर लार्जर लिक्विडिटी लोग अपने वॉलेट में रखना चाहेंगे तो बैंक्स कम क्रेडिट देगा, कम रिटर्न उससे मिलेंगे, प्रॉफिट कम मिलेगा।
चौथा चैलेंज यहां पे दिया, सब्सटीट्यूशन ऑफ बैंक डिपॉजिट फॉर एसेट यील्डिंग हायर रिटर्न्स ट्रिगर बैंक रन। कि अगर लोग सब्सटीट्यूट करने लगे, डिजिटल फॉर्म में निकाल के उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जहां पे रिटर्न्स हायर हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी मैंने कहा है कि डिफेक्टो लीगल टेंडर है और वो स्पेकुलेटिव असेट है, लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म है वजीर एक्स पे जाके आप अपना अकाउंट खोल लीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। और अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो बैंक रन यानी बैंक घाटे में आ जाएंगे। और वही चीज यहां लिखी है कि लाइकली पॉसिबिलिटी इज दैट एज ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ टीबीडीसी इंटेंसिफाई ओवर टाइम, this would certainly diminish banks' access to low-cost transaction deposit, which would adversely impact banks' profitability and may trigger bank run। और वो बैंक रन मतलब बैंक घाटे में आ जाएंगे, बैंक हो सकता है बंद हो जाए, कई बैंक बंद हो सकते हैं। तो बड़ा सिचुएशन जो है, जो चैलेंजेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और इसलिए जो तमाम कंट्रीज वर्ल्ड के हैं वो अभी सोच में पड़े हैं कि वेदर वी शुड गो फॉर सीबीडीसी और नॉट। बहुत छोटे छोटे देशों ने करेंसी जारी की है, बड़ा देश कोई नहीं आया अभी तक। दमामा छोटा सा देश है, नाइजीरिया छोटा कंट्री है, साथ जो ईस्टर्न कैरेबियन करेंसी यूनियन, बहुत छोटे छोटे देश हैं। बड़ा देश अभी नहीं आ रहा। तो लेकिन हर एक जना जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और किसी ना किसी फॉर्म में डिजिटल करेंसी को रखना चाहता है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसे लॉन्च कर दिया जाए। पांचवा चैलेंज दिया, सीबीडीसी में मिटिगेट इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, कहीं ये इसकी इफेक्टिवनेस ना खत्म हो जाए। क्योंकि अगर ओवरवेलमिंग डिमांड है सीबीडीसी की ओवर टाइम, कि लोग अधिक डिमांड करते हैं सीबीडीसी का और बैंक्स में कैश के रूप में कम रखते हैं, तो लीकेज हो जाएगा करेंसी का फ्रॉम बैंक डिपॉजिट टू करेंसी। और ऐसे में क्या रिवर्स रेपो या रेपो रेट लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाएगा या नहीं, या उसकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं सेंट्रल बैंक, जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स हैं। तो यहां पे इसीलिए लिखा है कि जो मैनेजमेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, वो चाहे लिक्विडिटी मैनेजमेंट के टूल्स हों या इन्फ्लेशन कंट्रोल के टूल्स हों, क्या उतने इफेक्टिव रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। और यहां लिखा है जिसमें जियोपार्डाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंज एज इज एक्सपेक्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। कि उसमें जो डिजायर्ड चेंज वो चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, तो क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे उससे? बहुत आसान नहीं, क्योंकि अगर बैंक में क्रेडिट रेटिंग कैपेसिटी ही कम हो गई तो ये टूल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और जब टूल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो क्या वो इफेक्टिवली मॉनेटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो आरबीआई परसू करता है, उस सिस्टम को मैनेज कर पाएगा कि नहीं। तो वो मॉनेटरी टूल्स की इफेक्टिवनेस की के ऊपर भी यहां प्रश्न चिन्ह है। सीबीडीसी ऑगमेंट्स ग्रेटर एक्सपोजर टू साइबर रिस्क। पिछले कुछ सालों में साइबर रिस्क बहुत बढ़ गया है। और खासकर अगर हम ये कहें कि जो कोरोना वायरस आया है उससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और ट्रांजैक्शंस में ज़बरदस्त गिरावट भी आई है और कई एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको बाहर कर दिया गया है जॉब से। तो ये देखने में आ रहा है कि साइबर रिस्क या साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। आप गलती मत कीजिएगा, अपना पिन कोड, अपना ट्रांजैक्शन या अपना ट्रांजैक्शन आईडी या पासवर्ड या सीवीवी नंबर या कार्ड नंबर किसी से डिस्कस कीजिए। गलती से मत उनकी बातों में आइएगा। वो कई बार कहते हैं ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिए,
सोचिएगा नहीं इस बारे में, पता ही नहीं चलेगा कब पैसा आपके अकाउंट से निकल जाएगा। कई बार तो मैसेज तक वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ये जो साइबर रिस्क बढ़ रहा है, रिजर्व बैंक भी उसको नहीं रोक पा रहा और कमर्शियल बैंक भी नहीं रोक पा रहे हैं, ये बात जान लीजिएगा। और ये साइबर रिस्क आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन के कंप्यूटर सिस्टम साइबर अटैक किया और उनके तमाम लेन देन ट्रांजैक्शंस को प्रभावित कर दिया। तो अगर एक कंट्री में इतनी ताकत है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में साइबर रिस्क और साइबर अटैक कितना बढ़ सकता है। तो ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आप इशू कर रहे हैं उसके रोल को मिनिमाइज रखिए, क्योंकि जब तक आप साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हर लेन देन को प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, तो पता ही चलेगा कि कहां से किसका खाते से पैसा निकल गया। पेमेंट गेटवे में तो फिर भी थोड़ा टाइम रहता है कि आप वापस पैसा, लेकिन डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन हुआ तो फाइनल है वो। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइबर अटैक और साइबर क्राइम को पहले हम कंट्रोल कर लें अच्छे से, और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हो इसको कंट्रोल करने की। हर कंप्लेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और यहां लिखा है इसीलिए लास्ट में कि सीबीडीसी विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस वुड इंटेंसिफाई साइबर क्राइम एक्टिविटी। अखबारों में रोज आ रहा है इस विषय पे। सातवां जो कंसर्न है, चैलेंज है, वो है सीबीडीसी एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न, कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत हैं। इशुएंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सीबीडीसी इन्वॉल्व सब्सटेंशियल यूज ऑफ पावर, बिजली का काफी प्रयोग है। और चूंकि बिजली भारत में ज्यादातर पानी से या कोल से बनती है, तो वो जो ये दोनों स्केर्स नेचुरल रिसोर्स हैं, और इन स्केर्स नेचुरल रिसोर्स को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो घटेगा ही घटेगा, घटिया होगा, बढ़ेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डिटोरिएट होगा, और इन नेचुरल रिसोर्स के यूज़ को भी हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। और ये छठा पॉइंट, अब नया पॉइंट हम जाते हैं चैलेंजेस के बाद, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी क्या होगी सीबीडीसी की। तो यहाँ बहुत शॉर्ट में दिया कि जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी वुड ऑब्वियसली भी ब्लॉकचेन और डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। बट द क्रूशियल पॉइंट इज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, हु विल ओन द टेक्निकल सिस्टम एंड हु विल एग्जीक्यूट द फंक्शंस, कि टेक्निकल सिस्टम किसके पास होगा और कौन उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। एक पॉसिबिलिटी यहाँ जो दिखाई पड़ रही कि आरबीआई शुड ओन द टेक्निकल सिस्टम, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जैसा कि सेंट्रल बैंक ऑफ द बहामास के केस में है, जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। और जो वैलिडेशन है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पार्शियली बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। तो टेक्निकल सिस्टम आरबीआई ओन करेगा, वैलिडेशन का जो फंक्शन है वो पार्शियली जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हो, रिजर्व, वो परफॉर्म करेंगे, और आरबीआई के पास जो नोटरी नोड है, मेन नोड है, वो रहेगा। यहाँ लिखा आरबीआई परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का मतलब है कि मनी इज नॉट स्पेंट अर्लियर बाय ओइंग एंड रिटेनिंग नोटरी नोट, कि जो पैसा है उसकी डबल स्पेंडिंग नहीं हो रही, यानी एक बार इस्तेमाल हुआ है और पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको आरबीआई वेरीफाई करेगा। बैंक्स कैरी रिमेनिंग वैलिडेशंस, बाकी बैंक्स जो हैं जिन्हें इंटरमीडिएरी के रोल दिया जाएगा, लाइक चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल करेंसी, यूजर आइडेंटिटी, अवेलेबल ऑफ फंड्स एक्सेट्रा, वो कमर्शियल बैंक्स कैरी करेंगे कि डिजिटल करेंसी की ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, यूजर आइडेंटिटी कौन यूज कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कितना डिजिटल करेंसी है, ये सब चीजें वो वेरीफाई करेंगे। और इस अप्रोच में भी कंटिन्यूस रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बैंक्स हैज टू बी डन बाय आरबीआई, कि आरबीआई को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी बैंक्स की, यानी कि उनको खुला छोड़ दें। एंड विच इज एन एडिशनल लेयर ऑफ लीगल ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक एडिशनल लेयर है जो सर्वेलेंस की, और इसकी वजह से थोड़ी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी।
और यहाँ लिखा आरबीआई दस नीड टू बी टेक्निकल सेवी, कि आरबीआई को टेक्निकल सेवी रहना पड़ेगा बिफोर वेंचरिंग इनटू लार्ज स्केल ऑपरेशंस। लार्ज स्केल अगर ऑपरेशन से सीबीडीसी संबंधित तो आरबीआई हैज टू बी एक्सट्रीमली टेक्निकल सेवी, अदरवाइज इट शुड रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू पर्पज स्पेसिफिक एंड मिनिमम यूज ऑफ सीबीडीसी। और जब तक अच्छे से वो वाकिफ नहीं हो जाते टेक्निकलिटी से, तब तक इसका मिनिमम यूज और पर्पज स्पेसिफिक यूज की होलसेल है या मिनिमम स्पेसिफिक यूज रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ लास्ट में दिया कि आरबीआई अपना 1934 का एक्ट अमेंड करे, जहाँ पे फॉर्म ऑफ करेंसी पेपर है तो उसको भी अमेंड करना पड़ेगा। आरबीआई मस्ट अमेंड इट 1934 एक्ट पर्टेनिंग टू द फॉर्म ऑफ करेंसी बिफोर इशूइंग सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल। तो यहीं तक आज सारी बातें आपको बताई। और बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। मैंने आपसे कहा था कि दो लेक्चर देंगे, एक क्रिप्टो करेंसी पे, एक सीबीडीसी पे। तो वो लेक्चर भी हमने आपको आज दिया, और आप बताइएगा आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, और कोई और जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक देते रहिएगा, वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं इस सेंस में कि ये फ्यूचर जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं देश के आगे, और जो आरबीआई के आगे, सेंट्रल बैंक्स के आगे, और उसको अडॉप्ट करें ना करें, सारी बातें यहाँ पे कवर की गई हैं। तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक, आपको कैसा लगा लेक्चर देख के। और दोनों लेक्चर आप देखिएगा, क्रिप्टो पे भी और ये भी, देन प्रोबेबली यू वुड बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी, और क्यों सीबीडीसी की ज़रूरत है और क्यों नहीं है, सारी बातें यहाँ पे फोकस की गई हैं। थैंक्स एंड गुड विशेस। प्लीज़ गिव योर फीडबैक। ओके, गुड बाय।